नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल चंद्रा इंडियन जीएस में। हिंदी भाषा का जो हम वीडियो देख रहे थे उसमें आज एक और नया वीडियो जुड़ने वाला है और आज की इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक को बताऊंगा। वो 3 टॉपिक है भाषा परिवार, शास्त्रीय भाषा और भाषा के अंग। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं भाषा परिवार। जिस प्रकार से मनुष्यों के, प्राणियों के एक परिवार होता है, ठीक वैसे ही रचना, उत्पत्ति और शब्द की समतुल्य के आधार पर पूरे विश्व की भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। कितने भाषा परिवार में? तो इसको हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर। कौन से स्तर पर? वैश्विक स्तर पर संपूर्ण विश्व की भाषा की अगर हम बात करें तो संपूर्ण भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। कहीं कहीं पर पुस्तक में ये भाषा परिवार आपको 11 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर 13 देखने को मिलता है, तो 13 हम मान के चलेंगे। तो संपूर्ण विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? तो 13 भाषा परिवार है, जिसमें ऑस्ट्रिक, कॉकेकस, भारोपीय, आर्य भाषा, मुंडा भाषा ऐसे भाषा परिवार प्रमुख हैं। भारत में अगर हम बात करें तो केवल 4 भाषा परिवार के बोली और भाषाओं का अध्ययन या प्रयोग भारत में किया जाता है। तो इन 13 में से हम केवल 4 भाषा परिवार का ही अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कितने भाषा परिवार का अध्ययन हमको करना है? तो केवल 4 भाषा परिवार का ही अध्ययन करना है, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये 4 भाषा परिवार ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर भाषा को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इस वैश्विक स्तर पर यह संपूर्ण विश्व में आप देखेंगे तो 6000 से लेकर 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 6000 से लेकर 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। और इन 6 से लेकर 7000 भाषाओं को लिखने के लिए लगभग 400 लिपियां हैं। तो विश्व भर की लिपियों की संख्या कितनी है? 400। भाषा की संख्या कितनी है? तो 6000 से लेकर 7000। और भाषा परिवार की संख्या कितनी है? 13। अब इसमें हम देखेंगे सबसे प्रमुख जो भाषा परिवार है उसकी अगर हम बात करें तो वो है आपका भारोपीय भाषा परिवार। सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो क्या है? भारोपीय भाषा परिवार। और ये भारोपीय भाषा परिवार इतना बड़ा है कि विश्व के लगभग 70% जनसंख्या इस भारोपीय भाषा परिवार की भाषा का प्रयोग करता है। और भारोपीय भाषा परिवार को ही एक और नाम दिया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसे प्राक आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है ना। इसे प्राक आर्य भाषा परिवार कहा जाता है, जिसका तात्पर्य आर्यों के, इसका तात्पर्य क्या है? तो आर्यों के पूर्वज, जो भारोपीय भाषा परिवार मतलब है भारत और यूरोप। कहां तक? भारत और यूरोप के क्षेत्र तक जिन भाषाओं का उच्चारण किया जाता है, बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, उसे नाम दिया गया भारोपीय भाषा परिवार। अब चूंकि इस परिवार में बोलने वाले जो एक प्रमुख जो जाति थी, एक रेस थी, वो क्या थी? आर्य थी। तो इसीलिए इसका एक और नाम हो गया प्राक आर्य भाषा परिवार, और जिसका तात्पर्य आर्यों के पूर्वजों से है। आर्यों के पूर्वज, या इसको ऐसे लिखेंगे, आर्यों के पूर्वजों से है, जो अब कहां कहां ये निवास करते थे? जो भारत, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रूस तथा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के क्षेत्र में फैले हैं। श्रीलंका के क्षेत्र में फैले हैं। तो आर्यों के वे पूर्वज या आर्य लोग जो फारस, जर्मनी, पोलैंड, रूस, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका तक जो निवास करते हैं, फैले हुए हैं, और इनके द्वारा जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा को क्या कहा गया? भारोपीय भाषा परिवार कहा गया है, जो भारत और यूरोप तक के भाषा को इंडिकेट करता है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है शामिल भाषा।
तो इस भारतीय भाषा परिवार में शामिल भाषा कौन कौन से हैं, किन किन भाषाओं को इसमें मेंशन किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले देखो, ये आर्य भाषा परिवार भी कहलाता है, मतलब प्राक आर्य तो कहा ही जाता है। तो इसी को अपन सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना। यहां तक सबको याद ही है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। उसके बाद आ जाएगा क्या, हिंदी। अब हिंदी के बाद कुछ और भाषाएं ले लेंगे। कौन कौन सा, देखो एक आपका आ जाएगा बंगला, एक आ जाएगा मराठी, एक आ जाएगा नेपाली, ठीक है, और एक आपका उर्दू भी कहां पर शामिल है, भारतीय भाषा परिवार में शामिल है, ध्यान रखना। अब इसके बाद हम विश्व की भाषाओं को ले लेते हैं। जैसे देखो, एक आपका आ जाएगा क्या, फ्रेंच आ जाएगा, फ्रांस में बोली जाने वाला। एक पुर्तगाली आ जाएगा, पुर्त है ना। एक डच आ जाएगा, ठीक है। एक आपका क्या आ जाएगा, रूसी आ जाएगा। एक आ जाएगा लैटिन, ठीक है। एक अंग्रेजी भी यहीं पर आ जाता है, अंग्रेजी भाषा भी आपका कहा जाएगा। और एक जर्मन, जर्मनी में कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मन, ठीक है। तो फ्रेंच, पुर्तगीज, डच, रूसी, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन, ऐसी भाषाएं हैं जो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल हैं, जो भारत और यूरोप के क्षेत्र तक बोले जाने वाली भाषा को इंडिकेट करता है। इसमें भाषा कौन कौन सा मेंशन है उसको विशेष रूप से हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये इसको नाम क्या दिया गया है, प्राक आर्य भाषा परिवार, यह भी ध्यान रखना है। अब यहीं पर एक चीज हमको नोट करके देखना है, क्या कि यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसे विश्व के कितने परसेंट लोग, तो विश्व में 100% जनसंख्या है, तो उसके 70% लोग अकेले भारतीय भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं, जिसे विश्व के 70% लोग बोलते हैं। कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, 70% लोग बोलते हैं। ये हो गया कंप्लीट पहला भारतीय भाषा परिवार, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना है, भारत के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रूस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका तक में जो भाषा बोली जाती है उसको भारतीय भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ये हो गया पहला कंप्लीट। दूसरा अब देखेंगे, जो भारत के सेंस में सबसे बड़ा भाषा परिवार है उसे हमने कहा आर्य भाषा परिवार। दूसरा भाषा परिवार कौन सा है, आर्य भाषा परिवार, जो भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। तो दूसरा यहां पर देखेंगे आर्य भाषा परिवार, ठीक। अब आर्य भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है, तो सीधी सी बात है, आर्यों की भाषा से है ना भाई। आर्य भाषा परिवार से तात्पर्य आर्यों की भाषा से है। अर्थात, अर्थात करके हमको यहाँ क्या देखना है, अर्थात ऐसी सभी भाषाएं जो इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, उसे आर्य भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में लिखा जाना बहुत जरूरी है आर्य भाषा परिवार के लिए, और उन तमाम भाषाओं को जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं उसे हम आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब इसमें देख लेंगे कौन कौन सी भाषा शामिल है। तो फिर से उसी शामिल भाषाएं, फिर उसी क्रम को याद करो आप, कौन कौन सा जो मैंने बताया है। क्या आ जाएगा, सबसे पहले संस्कृत, इसके बाद आ जाएगा पाली, इसके बाद आ जाएगा प्राकृत, इसके बाद आ जाएगा आपका अपभ्रंश, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका हिंदी। ये देखो, अब यहां से फिर कुछ भाषाओं को यहां पर लिख रहा हूं जो शामिल है। अब आ जाएगा आपका बांग्ला, असमिया, मराठी, नेपाली, ठीक है। असमिया, बांग्ला, मराठी, नेपाली, उड़िया, मैथिली, संथाली, गढ़वाली, डोंगरी,
कश्मीरी, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर बोलियां भी शामिल है। अब बोलियों में क्या क्या शामिल है, जैसे हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, हाँ अवधी तो आएगी, हालांकि छत्तीसगढ़ में नहीं है लेकिन इसी के साथ, ठीक है। बघेली। अब छत्तीसगढ़ का और लोकल कौन कौन सा, तो देखो सदरी, भतरी और हलवी। तो ये बोलियां भी आपके कहा शामिल है, आर्य भाषा परिवार में शामिल है। तो पहला और दूसरा भाषा परिवार हमने देख लिया। तीसरा भाषा परिवार हम देखेंगे, और तीसरा भाषा परिवार को कहा जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। अब ये द्रविड़ भाषा परिवार नाम से ही क्लियर है, आप सुने होंगे कि दक्षिण भारतीय जो लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्रविडियन कहा जाता है। तो इस भाषा परिवार के अंतर्गत मुख्य जो भाषाएं जुड़ेंगी वो कहाँ की जुड़ेंगी, साउथ इंडिया की जुड़ेंगी, दक्षिण भारत की जुड़ेंगी। इस भाषा परिवार का क्षेत्र, इस भाषा परिवार का क्षेत्र दक्षिण भारत, इस भाषा परिवार का क्षेत्र दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं ओडिशा, बिहार एवं ओडिशा तक विस्तृत है, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा क्षेत्र की जो जनजाति बोलियां हैं उनको शामिल किया गया है। कहां पर किया गया है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। द्रविड़ भाषा परिवार कहने का मतलब है मध्य और दक्षिण भारत की भाषा और बोलियां। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी शामिल भाषाएं हैं, उसको हम लिख लेते हैं। तो शामिल भाषाओं में सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, साउथ इंडिया का। और साउथ इंडिया में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले देखो तमिल, तेलुगु, तमिल के साथ साथ कौन कौन सा, तेलुगु। इसके बाद देखो एक और भाषा है कौन सा, कन्नड़, और एक और है आपका मलयालम। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये चारों कहाँ हैं, तो द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है। अब इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा क्षेत्र की जो ट्राइबल जनजाति है, ट्राइबल है जो यहाँ रहते हैं, उनके द्वारा जो बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वह भी यहाँ पर शामिल है। तो अब उन बोलियों को लिख लेते हैं। तो एवं, एवं में कौन कौन से आ जाएगा, तो यहां पर देखो गोंडी, कुरुख, माड़िया, है ना, ये आपके कहां पर शामिल है, तो ये शामिल हो जाएंगे द्रविड़ भाषा परिवार में। तो साउथ इंडिया के आपके लैंग्वेज और प्लस ट्राइबल बोलियां यहां पर शामिल हो जाएंगी। चौथे क्रम पे हम देखेंगे मुंडा भाषा परिवार। चौथा कौन सा है, मुंडा भाषा परिवार। और मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत हम देखेंगे यहां पर केवल और केवल ट्राइबल बोलियों को ही मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मुंडा भाषा परिवार से तात्पर्य, मुंडा भाषा परिवार से तात्पर्य जनजातीय बोलियों से है। किससे है, मुंडा भाषा परिवार का तात्पर्य जनजातीय बोलियों से है। तो जितनी भी जो जनजातीय बोलियां हैं उसको कहाँ मेंशन कर दिया गया है, मुंडा भाषा परिवार में। और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, इसी मुंडा भाषा परिवार को ही इंडो ऑस्ट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रिक या केवल ऑस्ट्रिक भाषा परिवार कहा जाता है। तो इंडो ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी आपका मुंडा भाषा परिवार ही है, जिसके अंतर्गत जनजाति बोलियों को शामिल किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी जनजाति बोलियां शामिल हैं, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोरकू, इसके बाद है कोरवा, कोरकू, कोरवा, नगेशिया, सौता, बिरहोर, बिंझवार, ठीक है। इसके साथ साथ देखेंगे मुंडारी, संथाली और हो। ये सब जनजातियां हैं जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़
बिहार और उड़ीसा, ये सब क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो कोरकू, कोरवा, नगेशिया, सौता, बिरहोर, बिंझवार, मुंडारी, संथाली और हो, ये ऐसी जनजाति बोलियां हैं जो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो भारत में अगर हम देखें, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो आपको लेना है केवल 4, जिसमें सबसे पहला कौन से आएगा? भारतीय भाषा परिवार। भारत और यूरोप के क्षेत्र में सबसे बड़ा भाषा परिवार है, विश्व की 70% जनसंख्या यहाँ प्रयोग करती है, बोलती है। दूसरा देखेंगे आर्य भाषा परिवार। भारत के सेंस में, ये भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कहाँ का? भारत का। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार मतलब जिन भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार, ये साउथ इंडिया का भाषा परिवार है, जहां पर दक्षिण भारत और मध्य भारत के ट्राइबल बोलियों को शामिल किया गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना, गोड़ी, कुरुक, माड़िया, ऐसे बोलियां शामिल है। मुंडा भाषा परिवार, जिसे इंडो ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहा जाता है, इसका तात्पर्य केवल जनजातीय बोलियों से है। तो ये 4 भाषा परिवार कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, और जिसे कहा जाता है शास्त्रीय भाषा। तो देखते हैं शास्त्रीय भाषा क्या होता है, इसके मतलब क्या है, इसको गठन क्यों किया गया, कौन इसको दर्जा देता है, और अब तक कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 3 पैरामीटर शास्त्रीय भाषा के लिए निर्धारित किए गए थे। अच्छा, इसको भी मिटा दिया जाए। सबसे पहले अपन देखेंगे शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा। अभी क्या होता है भाई शास्त्रीय भाषा? तो ऐसी प्राचीन भारतीय भाषाएं जो 3 पैरामीटर को पूरा करेंगी, उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। और ये दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब शास्त्रीय भाषा के कुछ तो आधार होंगे इसको घोषित करने का, तो बिल्कुल इसके 3 आधार माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या है? तो उस भाषा का अलिखित प्राचीन इतिहास, उस भाषा का अलिखित प्राचीन इतिहास, यह कहना चाहिए जहां पर, अब देखो अलिखित कहने का मतलब लिखित साक्ष्य न मिला हो, लेकिन उसमें कुछ कथा कहानी इस प्रकार के वहां पर मिलना चाहिए। तो अलिखित प्राचीन इतिहास 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व का हो। ठीक, किसी भाषा का अलिखित जो प्राचीन इतिहास है वो कितना होना चाहिए? तो 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व का होना चाहिए। मतलब आज के डेट में हम बात करें तो 3500 वर्ष पुरानी भाषा होनी चाहिए, तभी उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या कहता है? उस भाषा का साहित्य भंडार समृद्ध होना चाहिए। साहित्य भंडार समृद्ध होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर क्या है? कि उस भाषा में साहित्य जो लिखे गए हैं वो बहुत ज्यादा होने चाहिए, समृद्ध होने चाहिए, मतलब हर विधा में उसमें रचना होनी चाहिए। उपन्यास लिखा होना चाहिए, नाटक होना चाहिए, कथा कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब होने चाहिए, तभी उसको हम साहित्य भंडार को समृद्ध मानेंगे। तो ये दूसरा पैरामीटर ये हो गया। तीसरा पैरामीटर क्या होता है? साहित्य उसी भाषा का होना चाहिए। साहित्य उसी भाषा का होना चाहिए। उसी भाषा का साहित्य होना चाहिए, किसी अन्य भाषा की अनुदित रचनाएं न हो या किसी अन्य भाषा से ट्रांसलेटेड रचनाएं नहीं होनी चाहिए, उसी भाषा का होना चाहिए। और कोई भी भाषा अगर इन 3 पैरामीटर को पूरा कर रहा है तब भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाएगा। और अब तक हम देखेंगे, कब तक? अब तक प्रेजेंट टाइम तक, अब तक कितना? तो 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, यह शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को? 11 भाषाओं को। अब ये भाषाओं को कब दर्जा दिया गया है ना, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पहले क्रम में अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर संस्कृत को पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला था, सबसे पहले मिला था तमिल को। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि तमिल को संस्कृत से भी प्राचीन माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी वो द्रविडियन थी, तो मे भी हो सकता है ये वहीं से आया हो और वहां के लोग साउथ इंडिया में जाके बस गए और साउथ इंडिया में ही तमिल बोला जाता है। तो तमिल को जो घोषित किया गया उसका ईयर था 2004। दूसरे क्रम पे हम देखेंगे संस्कृत को घोषित किया गया शास्त्रीय भाषा का, और इसका जो क्रम था वो था 2005। इसके बाद तीसरा में हम देखेंगे कन्नड़, कन्नड़ को घोषित किया 2008। इसके बाद हम देखेंगे तेलुगु, और तेलुगु को भी घोषित किया गया था 2008। इसके बाद पांचवें क्रम में हम देखेंगे मलयालम, और मलयालम को घोषित किया गया था 2013, और लेटेस्ट अभी तक का था छठवें क्रम पे ओडिया। देखो राज्य की बात करेंगे तो ओडिशा हो जाता है, लेकिन जब हम भाषा की बात करें तो ये उड़िया या ओडिया होता है। उड़िया, चलो इसको उड़िया लिखता हूं मैं, उड़िया। और ये कहां बोला जाएगा? उड़ीसा। और इसको घोषित किया गया 2014 में। ये अभी तक का लेटेस्ट था। लेकिन यहीं पर हम देखेंगे भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2024 में, कब? 2024 में एक साथ 5 भाषाओं को, कितनी? तो 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2024 में। और ये 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं तो इसको ध्यान रखना। सबसे पहला है पाली, इसके बाद इस 5 में शामिल है प्राकृत, तीसरे नंबर पे है असमिया। एक क्रम से मतलब नहीं है, ये याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, और लास्ट में आप लिखना मराठी। तो ये 5 भाषाएं अभी हो गई। तो 6 और 5 टोटल कितना हो गया? 11। तो लेटेस्ट 2024 तक या 2025 तक हम देखेंगे तो कुल 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और ये कितने हैं और कब कब हैं ये पूरा डिटेल यहाँ पर है। तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014, और 2024 में पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला और मराठी, ऐसे 5 भाषाओं को 2024 में। तो ये हो गया शास्त्रीय भाषा। अब आप देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको क्यों घोषित किया गया, इसके उद्देश्य क्या है, इसके फायदा क्या है, इसके लाभ क्या है। तो देखो भारत सरकार भारतीय भाषाओं को और ज्यादा महत्व देना चाह रही है, इनके तवज्जो, इनकी इज्जत बढ़ाना चाह रही है, सम्मान बढ़ाना चाह रही है। अगर इन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया तो जो स्थानीय स्तर के जो लेखक है, राष्ट्रीय स्तर के जो लेखक है, इनमें अधिक रचनाएं करेंगे, फिर उनमें पुरस्कार दिया जाएगा, इन भाषाओं को और स्थापित किया जाएगा। यही उद्देश्य है शास्त्रीय भाषा घोषित करने का। अब एक पॉइंट जो बच गया, मैंने आपको बोला था, वो है भाषा के अंग। तो फटाफट बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं भाषा के अंग, फिर आज का वीडियो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। चलिए भाषा के अंग। अब भाषा तो हमने पढ़ लिया, भाषा की उत्पत्ति हमने देख लिया। तो जैसे मनुष्य के शरीर में कई सारे अंग होते हैं, तो ठीक वैसे ही भाषा के अंग होते हैं, और उनको जब तक हम नहीं मिलाएंगे तब तक कोई भाषा पूर्ण नहीं होगी। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा ये भाषा के अंग कौन कौन से हो सकते हैं, जरा सोच के बताओ, और कितने हो सकते हैं। जैसे मनुष्य कई सारे अंग हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, गिनना मुश्किल है। तो यहाँ पर भाषा के कितने अंग होंगे, तो भाषा के अंगों को गिनना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बड़ा ले लिया जाए, इसको एक इधर कर देते हैं। तो मुख्यतः भाषा के 5 अंग माने गए हैं। ये 5 अंग कौन कौन से हैं ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ध्वनि। सबसे पहला भाषा का जो अंग है वो क्या है? ध्वनि। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे वर्ण। तीसरे नंबर पे है शब्द। चौथे नंबर पे हम लेंगे वाक्य, और 5वें नंबर का जो भाषा का अंग है वो लिपि। अब इन 5 को एक साथ हम मिला देंगे तो वही बन जाएगी भाषा। हालांकि भाषा 2 प्रकार का होता है, एक मौखिक और एक लिखित। जो मैं केवल बोल रहा हूँ मौखिक है, और जो मैं लिख के यहाँ पर शो कर रहा हूँ वो लिखित है। अब इसमें एक एक चीज को हम देखते हुए चलेंगे कि ध्वनि हम किसे कहेंगे। तो ध्वनि का मतलब होता है आवाज, साउंड। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पंखा चल रहा है और कोई चीज आवाज करे, वो सभी ध्वनि है। लेकिन जैसे ही हम भाषा के बारे में बात करते हैं तो भाषा में ध्वनि से तात्पर्य केवल और केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली आवाज को ही कहते हैं, मतलब वर्णों के उच्चारण। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा लिख देंगे क्या, तो मनुष्य के मुख विवर, जो हमारा मुंह है ना, उसे ही कहते हैं मुख विवर। मनुष्य के मुख विवर
से उच्चरित, जो हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उच्चरित सार्थक, ये शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है। उच्चरित सार्थक, जैसे मुंह से मैं सीटी बजा रहा हूं, वो ध्वनि नहीं मानी जाएगी। से उच्चरित सार्थक एवं स्वतंत्र आवाज को ही ध्वनि कहते हैं। ठीक है, को ही ध्वनि कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है कि वर्ण है? तो आप ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ध्वनि, जितने भी मैं चीज अगर बोल रहा हूं उसको लिखूंगा नहीं तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं माना है। किसको माना गया है? वर्ण को। तो वर्ण क्या है तो इसको भी देख लेंगे। ये समझ में आ गया। मनुष्य के मुख वीर सुच्चरित सार्थक एवं स्वतंत्र आवाज को ही ध्वनि कहते हैं, मतलब वर्णों के उच्चारण को ही ध्वनि कहते हैं। अब वर्ण के बारे में आ जाएंगे। तो वर्ण हम किसे कहेंगे? तो लिखो यहां पर, ध्वनि का लिखित रूप ही, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब नीचे लिख देंगे क्या? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका खंड कर पाना संभव नहीं है, इसका खंड कर पाना संभव नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? तो जिसको और हम टुकड़े में नहीं तोड़ सकते, जिसको और हम खंडित नहीं कर सके, अलग अलग नहीं कर सकते, विच्छेद नहीं कर सकते, जैसे संधि में विच्छेद होता है। तो इसी कारण से वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। और वर्ण क्या है? तो वर्ण और कुछ नहीं है, ध्वनि का ही लिखित रूप है। जैसे मैंने कहा क, तो क केवल बोला वो ध्वनि हो गई, और मैंने लिख दिया क, ये वर्ण हो गया। क्लियर है? दोनों एक ही है। मैंने कहा आ, केवल बोला वो हो गई ध्वनि, और मैंने लिख दिया अ, तो ये हो गया वर्ण। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि वर्ण को हम और खंडित नहीं कर सकते। तो अ को खंडित कर सकते हो क्या? नहीं, अ टूटेगा ही नहीं। ठीक, क टूट जाएगा आपका। क कैसे टूट जाएगा? तो क प्लस अ। ठीक, लेकिन देखो यहां पर क्या लग गया? हलंत। और इस बिना हलंत का मतलब है यहां पर स्वर शामिल नहीं है। अब इसमें स्वर मिल जाएगा तब ये हलंत हट गया और एक पूर्ण वर्ण हो गया। तो भाषाविदों का मानना है कि जब तक इसमें हलंत लगा है तब तक इसका उच्चारण संभव नहीं है। इसमें अ आ जाएगा, जैसे क, और इस अ के बिना हम नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या है? क का भी खंड कर पाना संभव नहीं है। तो वर्ण वो है जिसको और खंडित नहीं किया जा सकता, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब तीसरे पॉइंट में आ जाए, शब्द क्या है? तो यहां पर लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को, वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो दो या दो से अधिक वर्ण होना चाहिए, प्लस वो व्यवस्थित होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, ये देखो, तो इसका कोई मतलब है क्या? नहीं। इसका क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ निकलेगा। तो इसको भाषा के सेंस में हम शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिख दूं क्या? ककड़ी लिख दूं, यहीं पर मैं क्या लिख दूं? कमल लिख दूं, तो ये क्या है? एक दो या दो से अधिक वर्णों का व्यवस्थित समूह, जिसे हम क्या कहेंगे भाई? शब्द कहेंगे। और शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। क्लियर है ना? तीसरा देखेंगे वाक्य। अब वाक्य किसे कहेंगे? तो जैसे हमने शब्द की परिभाषा देखा, वैसे वाक्य की परिभाषा भी बहुत सिंपल है। तो इसमें भी वही हो जाएगा क्या? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के, अच्छा यहां सार्थक भी जुड़ेगा ना, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और एक लाइन और, वाक्य भाषा का अभिन्न अंग होता है। हालांकि अंग सभी हैं, लेकिन ये और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित समूह तात्पर्य है कर्ता, कर्म और क्रिया। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, कर्ता, कर्म, देन, क्रिया, ये व्यवस्थित समूह है। ठीक है, तो वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए तभी वाक्य कहलाएगा, नहीं तो वाक्य
वो बिना अर्थ के हो जाएगा या गलत हो जाएगा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा का अभिन्न अंग है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मैं जितना भी यहाँ पर बोला हूं सब वाक्य में बोला हूं, सेंटेंस में बोला हूं, न कि पैराग्राफ में। तो इसीलिए वाक्य वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज, भाषा के लिए। अब अगला देख लो, लास्ट क्या है, पांचवा अंक लिपि। अब लिपि हम किसे कहेंगे भाई, सोच के बताइए। तो जितने भी मैं यहाँ पर ध्वनि जो उच्चारण कर रहा हूं उनको लिख के जो व्यक्त किया जा रहा है यही लिपि है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं ध्वनि संकेतों को लिख कर प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब ध्वनि है और उनका सबका अलग अलग एक पहचान है, उसी को निश्चित चिन्ह लिखा हूं मैं वहां पर। जैसे स ऐसे ही लिखाएगा, था ऐसे ही लिखाएगा, क ऐसे ही लिखाएगा, द ऐसे ही लिखाएगा, यही निश्चित चिन्ह है। और इसी को मिला देंगे एक साथ तो ये क्या बन जाएगा, लिपि। ये एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या, तो भाषा को, किसी भाषा को लिखने की दूसरी परिभाषा क्या है लिपि की, तो किसी भाषा को लिखने की वैज्ञानिक पद्धति, किसी भाषा को लिखने की वैज्ञानिक पद्धति लिपि कहलाती है। किसी भाषा को लिखने की वैज्ञानिक पद्धति लिपि कहलाती है। जैसे मैं कहूं कि हिंदी किसमें लिखा जाता है, देवनागरी लिपि। हिंदी किसमें लिखा जाता है भाई, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, हम बाएं से स्टार्ट करते हैं, दाएं में खत्म, फिर बाएं स्टार्ट करते हैं, दाएं में खत्म, फिर बाएं स्टार्ट करते हैं, दाएं में खत्म। वैसे ही खरोष्ठी ब्राह्मी लिपि की सबकी अलग अलग विशेषता थी, फारसी लिपि की अलग विशेषता है। ठीक है, और आपका अंग्रेजी किसमें लिखी जाती है, रोमन लिपि, उसकी एक अलग विशेषता है। तो किसी भी भाषा को लिखने की वैज्ञानिक पद्धति ही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो भाषा के कितने अंग हो गए, 5, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ये हो गया आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। अगला एक फिर वीडियो आएगा और अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा, हाँ, हिंदी भाषा को लेकर महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे संवैधानिक उपबंध क्या क्या है, कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, वैश्विक स्तर पर किस क्रम पे है हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाती है, इन सारी चीजों को लेकर। उसके बाद का अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा वर्णमाला को लेकर। वर्णमाला सबसे महत्वपूर्ण है, जो 2 टॉपिक या 2 पार्टों में मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।